बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने सुनने हैं अपने पार्टिसिपेंट्स जो शेयर करना चाहेंगे उनकी तरफ से इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन का जो हमारा जर्नल है उसकी अगर कोई एंट्रीज हैं। इसको बस मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ जी कि ये जो है ना इंटीग्रेशन का जो स्टेज है यानी एक्सपोजर से इंटीग्रेशन की जो स्टेज है दैट कैन बी एन एक्सटेंड, इट कैन एक्सटेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये असल में हार्ड वर्क की स्टेज ये है। यूँ समझ लें कि जब हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो उस स्किल की प्रैक्टिस की स्टेज है, यहाँ तक कि उसमें ईज़ पैदा हो जाती है। वो जो ईज़ का पैदा होना है असल में दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ इंटरनलाइजेशन, दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ इंटरनलाइजेशन। और ये जो जर्नलिंग भी करेंगे हम, ये उसी वक्त करना शुरू करेंगे। यानी यूँ समझ लें कि ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त आपकी इंटीग्रेशन अपना कुछ समरात निकालती है, कुछ प्रोड्यूस करती है रिजल्ट्स, और उन रिजल्ट्स को अब आप इंटरनलाइज करना चाह रहे हैं। और ये जो मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया था लास्ट सेशन में, इसमें जो की शिफ्ट आती है वो उस वक्त आती है जिस वक्त आपके लिए वो जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप अपने अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये वो स्टेज होती है कि जिस वक्त इंटीग्रेशन का और इंटरनलाइजेशन का यानी आखिरी दोनों जर्नल साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। एक तरफ मेहनत चल रही है और दूसरी तरफ आप ये चाह रहे हैं कि वो जो मेहनत है वो अब मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बने। यानी इट शुड बी, रादर देन माई डूइंग समथिंग, आई शुड बिकम समथिंग। ये जो बीइंग समथिंग है, इस तरफ शिफ्ट आएगी। मैं अपना जो मैंने इस मामले में जर्नल लिखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इसके बाद फिर हम पार्टिसिपेंट्स की तरफ इफ समबडी वांट्स टू शेयर तो वो भी ले लेते हैं जी। तो मैंने इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन के लिए जो किया था उसमें वही कॉन्टेक्स्ट वही है जो पिछले सेशन में था। मैंने आपसे गुजारिश की थी दैट द कॉन्टेक्स्ट इज़ दैट प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस, तवक्कुल, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा। I have been practicing reminding myself that when things go against my expectations, outcomes are under God's control, and that His decision, rooted in absolute knowledge, mercy, and wisdom, is better for me than my own liking. मेरी अपनी प्रेफरेंस के मुकाबले में वो बेहतर है। अब ये वो आइडिया है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेट करूँ अपनी ज़ात में, और वो इस जगह तक पहुँचे। यानी यूँ समझ लें कि अ, जो इवन हमसे अनजाने में गलतियां हो जाती हैं उसके भी जो नताइज निकल रहे होते हैं वो हम, इसमें कोई शक नहीं कि हमें इसी तरह से देखना चाहिए कि ये हमारी गलती का नतीजा है। लेकिन वो नतीजा कब निकलेगा और कैसे निकलेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। यानी हर दफ़ा गलती का भी नतीजा नहीं निकलता है। वो जो चीज़ निकलती है और जो चीज़ प्रोड्यूस होती है रिज़ल्ट के तौर पर, आउटकम के तौर पर, वो भी खुदाई के हाथ में है। और वो आपको इस आजमाइश के कानून के तहत जब चाहता है निकाल देता है। मैंने इसमें जो चारों सवालात हैं उनके जो जवाब दिए हैं वो मैं आपके सामने ले आता हूँ जी, सो दैट इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। वेयर एम आई स्टिल ट्राइंग टू मैनेज आउटकम्स इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग देम? आई नोटिस that even after reminding myself of God's control, I still mentally rehearse scenarios and worry about how things will unfold. ये चल रहा होता है, अगरचे ये चीज़ जो है इसको इंटीग्रेशन की ईज़ में पैदा हो गई है, लेकिन अभी भी ये होता है कि मैं ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि चीज़ों को कैसे चलना चाहिए, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, उसके नतीजे में क्या नतीजा निकल सकता है, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही होती हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस बट आई एम ऑल्सो स्टिल ग्रिपिंग द आउटकम। उसको भी अभी आई एम स्टिल फोकस्ड ऑन दैट। दिस टेल्स मी दैट ट्रस्ट इज फॉर्मिंग बट हैज़ नॉट येट फुली सेटल्ड। इसके बाद अगला सवाल ये था कि व्हेन हैव आई लीन्ड इनटू ट्रस्ट विदाउट कॉन्शियसली रिमाइंडिंग माई सेल्फ? ये वो चीज़ है जो कि थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ, इंटीग्रेशन, इंटरनलाइजेशन, यानी इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन की तरफ जो शिफ्ट है उसका इंडिकेटर बनती है। Recently, when a plan fell apart, I felt disappointed. I felt disappointment, but did not panic or rush to fix everything immediately.
I only realized later that I had not argued internally with reality the way I usually do. Acceptance and trust appeared before conscious effort. और यही वो इंडिकेटर है जी, आपकी एफर्ट से पहले वो नमूदार होने लग पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो वो जो बिहेवियर है जिसको कि आप चाह रहे हैं कि आए, वो एफर्ट से पहले या बहुत कम एफर्ट से नमूदार होने लग पड़ेगा, ईज पैदा हो जाएगी इसमें। नंबर 3 इज व्हाट पोस्चर टुवर्ड्स लाइफ माइट बी क्वाइटली फॉर्मिंग थ्रू रिपीटेड एक्सेप्टेंस। ये प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टेंस है, इसके नतीजे में वो क्या पोस्चर वजूद में आ रहा है। थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस I sense a shift from needing things to go my way to being able to stay steady when they don't. I am becoming someone who can accept outcomes without immediate resistance, even when they are not what I hoped for. And finally, the fourth question is what would it look like to interfere less and trust this process more? It would mean allowing discomfort to rise and fall without immediately correcting it. होगी discomfort भी पैदा होगी, but I don't need to immediately correct it. It would mean not forcing calm or certainty, but trusting that repeated reminders in practice have already reshaped my inner orientation more than I realize. ये ऐसे ही है, ये जो इंटरनलाइजेशन की स्टेज है ये जब आती है तो ये ऐसे ही होता है कि वो एक्चुअली एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है, वो कोई बहुत अनाउंस करके नहीं आ रही होती। यानी यूँ नहीं होता कि आपको अचानक पता चलता है कि ओह ये अब एक वाक़या नया हो गया है या ये चीज़ अब पैदा हो गई है, बल्कि ये वैसे ही जैसे आपने अगर कोई स्किल बचपन में सीखी थी तो वो स्किल जो है अचानक एक दिन आसान हो गई थी, आपने शायद नोटिस भी नहीं किया था। तो ये एक्चुअली हम उसको नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा, या अगर आप हैंड राइटिंग जॉइनिंग हैंड राइटिंग कर रहे थे तो इट इनिशियली बहुत स्लो प्रोसेस था, वो किस तरह से ए के साथ एल को मिलाना है, फिर एस को मिलाना है, फिर ओ को मिलाना है, और फिर उसके बाद वन डे यू वर जस्ट डूइंग इट, एंड दिस रिपीटेड प्रैक्टिस इज व्हाट डेवलप्स, व्हाट टेक्स यू फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन। इसमें सिर्फ इस चीज़ की रिकग्निशन है। मैं अगले सेशन में एक ओवरव्यू आपके सामने रख दूंगा ताकि आपको इन तीनों स्टेजेस की एक नौइयत की कुछ हद तक टाइमलाइन भी पता चल जाए। आमतौर पर जो पहली स्टेज है इट इज़ मोस्टली वन टाइम। वन टाइम का मतलब है जिस दिन आपको रिकग्निशन हो गई उसके बाद ये वन टाइम ही होगी, यानी या आप उसको इग्नोर कर देंगे और फिर ये कभी फिर से होगी तो फिर आप उसको सीरियसली लेंगे। जिस दिन आपने उसको सीरियसली ले लिया वो एक्सपोजर का टाइम है। ठीक है जी, इग्नोरेंस से एक्सपोजर की तरफ आ गए आप। वो एक ही दफ़ा होना है, वो एक ही दफ़ा जर्नल लिखा जाएगा आपने, उसके बाद इंटीग्रेशन में एंटर हो जाना है। इंटीग्रेशन की स्टेज में आप एंटर हो गए हैं और इस स्टेज में आपको हो सकता है कि चंद दिन लगें, चंद हफ्ते लगें, चंद महीने भी लग सकते हैं। आई मीन some number of months as well. This is all possible, and you have to keep doing it. If you give up at this stage, so you go back. Now you are aware of something, but you can't do anything about it. तो ये जो इंटीग्रेशन की स्टेज है इसमें मेहनत लगेगी, मेहनत से अगर आप निकलना चाहेंगे तो वापस स्लिप बैक कर जाते हैं, स्लिप बैक कर जाएंगे एक्सपोजर में, नॉट इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस तो अब नहीं वापस आएगी, लेकिन एक्सपोजर जो है वो अब आपको आगे ले जाने के बजाय उधर ही रोक देगा। तो ये मेरा है जी जर्नल। इफ़ एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर, आप यू मोस्ट वेलकम। और मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ इंशाल्लाह वील बी टेकिंग एन ओवरव्यू, अ ब्रीफ ओवरव्यू, जिसमें इन तीनों स्टेजेस के हवाले से इनका मकसद, इनके जर्नलिंग का मकसद और इनके सवालों की उस मकसद से हम आहंगी, ये दोनों देख लेंगे ताकि वो आपके सामने आ जाए। इसके बाद आप अगर चाहेंगे तो अपने सवालात भी रख सकते हैं, यानी इफ़ यू अंडरस्टैंड कि इसका मकसद ये है तो यू डोंट नीड टू फॉलो द क्वेश्चन दैट आई हैव सजेस्टेड। आप अपने सवालात भी बना सकते हैं, आप इसमें इसको ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा ब्रीफ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट दिस प्रोसेस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। इट्स लाइक you grow with understanding of what is wrong or what you want to be corrected, and then you start correcting it. जैसे you start correcting it, you have entered the stage of integration, and then that correction becomes a part of you, your existence, and that is the stage of internalization. ये एक बिल्कुल
बिल्कुल एक सटल सी ट्रांजिशंस हो रही होती हैं आखिरी स्टेज में, उसको हमने सिर्फ रिकग्नाइज करना है। तो और ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो पूरी की पूरी हम बात कर रहे हैं, ये शुरू इधर से हुई थी कि हम फेस बेस्ड, अगर अपने मामलात फेस बेस्ड रिस्पॉन्सेज रखना चाहते हैं, तो हाउ कैन वी डेवलप दिस एबिलिटी, हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में इस अंडरस्टैंडिंग से कि हमें ये करना चाहिए, इंटीग्रेशन की तरफ लेके जाएं और फिर इंटरनलाइजेशन की तरफ। तो हम इंशाल्लाह उससे अगले सेशन में इसको कनेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अब आपके लिए सवालात के लिए, तबसरों के लिए हाजिर हूँ जी। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? भाई साहब, ये जो आपने सटल चेंज की बात की, अ, ये क्या कुछ इस किस्म का एक्सपीरियंस होता है इंटरनलाइजेशन का, ये शायद हमें एहसास भी ना हो कि ये चेंज आ गई है हमारे अंदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसी तरह का होता है। यानी वो आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि मैं जितनी पहले मुझे एफर्ट लगानी पड़ रही थी, अब नहीं लगानी पड़ रही। वो आप याद करें ना, जब बाइक या मोटर बाइक चलानी सीखी थी, बाइसिकल, तो पहले कितनी एफर्ट थी, कितना बैलेंस करते थे, कितना अवेयर, यू नो, कॉन्शियस होती थी सारी एफर्ट। एंड देन वन डे यू वर जस्ट राइडिंग इट एंड यू डिडंट इवन, आप हाथ छोड़ के भी चला रहे थे, तो ये सब कुछ हो गया। ये आप अगर इसको देखना चाहें, अपने ही उस अमल पे गौर करना चाहें कि ये किस वक्त हुआ है, तो ऐसा नहीं, आप डिटर्मिन नहीं कर पाते। यानी वो एक ऐसी ट्रांजिशन होती है कि जो रफ्ता रफ्ता हो जाती है, महज उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने से हो जाती है। मुझे भी ख्याल आ रहा है, एक रिसेंटली एक कोचिंग क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा था, और उन्होंने एक दिन आके, तो वाज वेरी एक्साइटेड, और उन्होंने कहा मुझे कुछ बताना है आपको। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो ही सेड कि मुझे आज मेरी वालदा ने पूछा कि क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मूड जो है वो अच्छा नहीं लग गया कुछ। हम्म। हम्म। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो उस वक्त ही इंट्रीग हुआ, और मैंने उनसे पूछा कि आपको खुद एहसास नहीं हुआ इस बात का। हम्म। दैट इज व्हेन ही थॉट अबाउट इट। उसने कहा एक्चुअली मुझे खुद एहसास नहीं हुआ इस बात राइट। का, ये जो चेंज आया है मुझे एहसास नहीं हुआ इस बात का, लेकिन मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि कुछ दिनों से, वरना रोज जब आमना सामना होता है तो इस तरह का मूड नहीं होता। तो हाँ, उनको हाँ। एंग्जाइटी और एंगर और इस तरह के मामला थे। व्हेन यू सेड सटल आई रियलाइज, और ये मैं हाईलाइट इसलिए भी कर रहा था एग्जांपल के, वो जो क्लाइंट है और मैं खुद भी, हम दोनों को ये एहसास हुआ कि इसका मतलब है ये चेंज रीजनेबली परमानेंट हो गई है अब। हम्म। राइट, राइट। टेम्पररी चेंज का एहसास होता है। जो चेंज हमारे अंदर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं वो हमारी आदत बन चुकी है, वो अमूमन नोटिस नहीं होती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। वो नोटिस हो जाए तो फिर असल में वो अभी भी अवेयरनेस का हिस्सा है ना। इट मीन्स कि अभी हैबिचुएशन नहीं हुई है। यानी हैबिट बनाना है उसको, हैबिट इस तरह से बनेगी जिस वक्त के आपका वो रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए। इसके बाद आपको रेट्रोस्पेक्टिवली ख्याल आ सकता है कि मैंने इस दफ़ा मामला ठीक किया। यानी ये हो जाएगा। जी, अब हम चलते हैं अपने साथियों की तरफ। जी रोजबिन, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ये जो इसमें मुझे ये पूछना था, जैसे ये एक आदत कोई चेंज करना चाह रहे हैं, उसका जैसे शऊर आ गया, उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो जैसे किसी जगह टाइम पे पहुंचना है, अपनी पूरी कोशिश करती थी मैं पहुंचने की, लेकिन किसी वजह से लेट हो गए, ट्रैफिक की वजह से, ये तो चिड़चिड़ापन गाड़ी चलाते वक्त भी के यहाँ सिग्नल मिलना है, यहाँ ट्रैफिक मिलनी है, वैसे ही लेट हो रहे हैं। तो वो अब ये हो रहा है कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, अब अल्लाह ताला ने जब पहुँचाना है, तो उसी तरह हुआ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह होता गया, लेकिन किसी और आदत में अभी ऐसा भी है कि शऊर नहीं आया अभी उसका। राइट। किसी में सिर्फ़ शऊर आ गया है, आगे ही की तरफ जैसे आ गए हैं। तो ये अलग-अलग आदतों में या अलग-अलग ऐसा बिहेवियर ही में है जी। होता जाएगा ना, एकदम से ऐसा ही तो जी। नहीं हो जाएगा सब पे। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है, लेट्स से दैट
ये मिसाल के तौर पर अगर आप टाइम के हवाले से सोच रही हैं, तो लेट्स से आपकी रिकग्निशन पैदा हुई एट अ सर्टेन इंसिडेंट। आप कोई विमेंस क्लब में गई और उधर लेट हो गई अपनी मामलात अपने अपॉइंटमेंट से। लेकिन अब आपने इस पे गौर करना शुरू किया, तो ये जो इंटीग्रेशन की स्टेज है, लेट्स से एक्सपोजर हो गया, अब ये जो इंटीग्रेशन की स्टेज है इसमें कोशिश करना है कि उसको फैलाना है। यानी मैं किधर किधर एक टाइम की कमिटमेंट करती हूँ और फिर उसमें स्लैक कर जाती हूँ। ये जो एस्पेक्ट है ना, ये इसके नतीजे में वो जो टाइम का एस्पेक्ट है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। यानी वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अगली दफ़ा इस अपॉइंटमेंट में मैं टाइम पर आऊँगी, बल्कि ये होगा कि जिधर जिधर मैं टाइम देती हूँ, जिधर जिधर टाइम की कमिटमेंट होती है, उधर मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक फरमाई है आपने कि मिसाल के तौर पर पंक्चुअलिटी के मामले में अगर ये बात आपने इसको नोटिस किया है, तो ये पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन के मामले में तो हो जाएगी। इसको अगर आप फैलाएंगे तो डिसिप्लिन के मामले में भी हो जाएगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस अपनी एंगर मैनेजमेंट के लिए आपको शायद अभी अगर एक्सपोजर नहीं है तो हो सकता है बाद में हो, और फिर यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी, ऐसा ही है सर। दूसरी चीज़ों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहीं, अभी तक उसका शऊर भी नहीं, आगाही भी नहीं है। राइट। लेकिन किसी में ये हो रहा है कि ये ठीक हो रहा है, अभी अभी समझ आने लगी है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तो बस यही दैट पूछना इज़ था, द ये राइट स्टेप बाय प्रोसेस। स्टेप हर चीज़ ऐसा में ही एक है जी। दफ़ा एक एक साथ नहीं होगा ना? नहीं, नहीं। यानी वो तो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ैसेट्स जो हैं, मिसाल के तौर पर आई हैव बिकम अ मोर काम पर्सन। लेकिन अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो इसमें लाज़मन इसके नतीजे में आई विल नॉट नेसेसरली बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड पर्सन। वो जो आइडेंटिटी है वो कामनेस में नमूदार हो जाएगी, लेकिन अभी उस पे वर्किंग नहीं हुई है अगर डिसिप्लिन पे, तो उसमें नमूदार होने में टाइम, ज़ाहिर है कि पहले एक्सपोज़र, वही यही प्रोसेस फिर से चलेगा उसमें। ठीक, थैंक यू सर। या वेलकम जी। मोहित साहब के ये बात फिर ठीक है कि जब हम किसी एक एस्पेक्ट में ग्रो करते हैं जिंदगी के, तो अमूमन मोर ऑफन देन नॉट उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जिंदगी के बाकी मामलात पे पड़ता है। ग्रोथ इंसान के केस में बिल्कुल ऑर्गेनिक, सॉरी, बिल्कुल डिजिटल नहीं होती है, ऑर्गेनिक होती है। क्वाइट जैसे राइट। अगर मैं अपने लेट्स से कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि बस अब गुस्सा नहीं आता। वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मेरे कुछ ना कुछ और मामलात पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, महसूस ना हो, लेकिन आएगी जरूर। ऐसे ही है, ऐसे ही है, आएगी। लेकिन अगर आपको लेट से, ये तो ऐसी चीज़ है ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक तरफ गुस्सा है, एक तरफ इम्पल्सिवली कोई काम कर देना है, तो आपने अगर उसमें पॉज दिया है गुस्से में, तो वो इम्पल्सिवली काम कर देने या रिफ्लेक्स के तौर पर काम कर देने में भी उसको करेक्ट कर देगा, बहुत हद तक कर देगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो काफ़ी आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ फैसेट्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं व्हेन वी आर इन द ऑफिस। ये किसी ने ये बात की थी ना मेरे से कि घर में जो मतलब गुस्से का कंट्रोल है वो अभी तक नहीं नमूदार हुआ। तो इसकी वजह क्या है, इसको समझना है। यानी वो इसलिए नहीं नमूदार हुआ क्योंकि वो उसको आपने एक बिहेवियर के तौर पर अपनाया हुआ है अभी तक, अभी वो आइडेंटिटी नहीं बनी है। यानी आप उसको, उस बिहेवियर को अवेयर होकर तो ठीक कर लेते हैं, अवेयर होकर या हैबिट हैबिट भी बना ली होगी आपने, लेकिन वो है उसी जगह तक रिस्ट्रिक्टेड। इसको फैलाना है, यानी इसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना है, ना कि कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा। इसमें मुझे अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, नहीं, मैं कौन हूँ, हु एम आई। दिस इज द आंसर दैट इंटरनलाइजेशन शुड गिव, कि मैं एक, आई एम अ काम एंड कलेक्टेड पर्सन। इसके बावजूद भी गलतियां होंगी, ये भी ध्यान में रखिए। गलतियां इसके बाद इंटरनलाइजेशन के बावजूद भी गलतियां हो जाएंगी, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और वो आमतौर पर बिल्कुल, यानी यूं समझ लें कि जैसे इंसान है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस मौके पर, या हमारी जो इमोशंस हैं वो किसी और वजह से, अपनी स्लीपलेसनेस की वजह से, या बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम उसकी वजह से, अगर अगर ज़्यादा राइज की हुई हैं, तो वो भी इम्पैक्ट कर जाती हैं।
इस वजह से इमोशनल्स के बारे में तो अभी हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, लेकिन इमोशंस के बारे में तो अवेयरनेस ही बड़ी ज़रूरी है, दैट वी शुड बी अवेयर कि इस वक्त की मेरी इमोशंस क्या हैं, सो दैट आई शुड नॉट एंटर इनटू अ प्लेस वेयर आई शुड नॉट एट दिस टाइम। ट्रू। एक इसमें एस्पेक्ट बहरहाल बड़ा पॉजिटिव है मोहित साहब, मेरी ऑब्जर्वेशन रही है ये, एंड करेक्ट मी इफ नीड बी, कि एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट जब लोगों में आता है, अपने अंदर भी महसूस किया मैंने, ये दूसरों में भी, वो शिफ्ट के मुझे अब अपनी इस्लाह पे तवज्जो देनी है, ये ज्यादा तवज्जो देनी है, जब पर्सनल ग्रोथ। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि इस पैराडाइम शिफ्ट से ही बहुत सारे मामला अचानक से बेहतर हो जाते हैं। राइट। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अक्रॉस द बोर्ड अचानक नजर आती है, जैसे ही अंदर की तरफ तवज्जो मुड़ जाती है। क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। आप जब फोकस इस चीज़ पे कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो सोच का महवर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है ना। नाउ यू नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट द अदर पर्सन और द अदर पीपल आर डूइंग, यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ एम आई सपोज टू रिस्पॉन्ड हियर, बिकॉज दैट इज़ वेयर, अगर ज़िंदगी का पैराडाइम असल में वो है कि मेरी ज़िंदगी आखिरत की तरफ एक सफ़र है, तो फिर लाजिमन ये पैदा होना चाहिए, लाजिमन इस तरफ आना चाहिए कि मैंने इस सफ़र को अपने लिए बेहतर बनाना है, बेहतरी का बायस बनाना है इंशाल्लाह। ये आई मीन दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इसके अलावा, इसके बगैर तो असल में मामला गड़बड़ी हैं, जब तक ये शिफ्ट ना आए, ये जिसको अली कह रहे हैं ना पैराडाइम शिफ्ट है, मेरा फोकस मेरी ज़ात पर हो जाए करेक्शन के लिए अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक छोटा सा साइड नोट है, इनकरेजिंग है, एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि मैंने जब देखा चेंज इस तरह का ऐसे लोगों में जो जिसको मैं पैराडाइम शिफ्ट कर रहा हूँ, तो और चेंज आई आई, उन्होंने थोड़ा सा खुश रहना भी शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी फरिया, आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैंने आपके साथ जब आईटीसी वो किया था, तो जी उस वक्त जो मेरी जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि आईड लाइक टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। तो सर ये उस वक्त से ये शुरू हुआ है, और हमने जी आपके साथ वो वाला फेज तो नहीं किया जिसके अंदर आप कह रहे थे यू जी स्टार्ट टेस्टिंग योर अजम्पशन, लेकिन जी आपने कहा था कि सेफ एनवायरनमेंट में करना चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया। तो सर अब जो एक बहुत विजिबल जो मुझे चेंज नज़र आया है वो ये है कि पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं अपने आप को सप्रेस करती थी। बचपन से आदत थी हाँ जी करना और कुछ। तो सर जब मैंने वो फ़ोकस को जब मैंने शिफ्ट किया ना, वो आप वो जो एक थॉट प्रोसेस है व्हिच हैज़ बीन अ टोटल लाइफ चेंजर, कि हम जो है हम रिस्पॉन्स हमारा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ है। तो सर वो तो बिल्कुल सारा सिनेरियो चेंज हो गया, वो सप्रेशन हट गई, और वो जो गोल थे ना कि ये नहीं करना घर का माहौल खराब होगा, ये नहीं करना मूड खराब होगा वगैरह में, सर उसका फोकस हट के ये चला गया कि ये तो इसलिए करना है क्योंकि ये तो मैंने रिस्पॉन्स तो मैं अल्लाह ताला को कर रही हूँ। राइट। तो और वो जो ड्राइव करते हुए रोड रेज तो नहीं हुआ मुझे कभी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होती थी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। नाउ इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट एन अपॉर्चुनिटी के थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस वक्त एक बेहतर माशाल्लाह जी, रिस्पॉन्स कर सकूं माशाल्लाह, अल्लाह ताला को। माशाल्लाह। तो सर ये इट हैज़ बीन अ बहुत लॉन्ग जर्नी, इट बट इट इट हैज़ इट कैन, बिकम, हाँ जी, हाँ जी, जी सर, माशाल्लाह। इट हैज़ बिकम easier and तो ताला हम सबको ये सर तौफीक दे बस जी। भाई इसमें जो आपने इस जर्नी में ये बताना है कि किधर किधर हौसले पस्त होने लगे और किधर किधर फिर आपने उनके लिए क्या किया, ये अगर आप थोड़ा सा इस पर रिफ्लेक्ट करेंगी तो मे बी यू कैन गेट टू दैट पॉइंट कि आपके एक्सपीरियंसेस से हम दूसरे भी फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। फिर अगली दफा इंशाल्लाह आई विल ज़रूर वर्क ऑन ज़रूर। दैट। अभी तो एक ये ओवरऑल ये था कि दिस इज चेंज दैट फॉर मी इट्स अ माशाल्लाह जी, मेजर चेंज व्हिच आई माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। व्हिच आई अल्लाह ताला नोटिस्ड। हम सब के लिए ये आसानी पैदा कर दे जी, इंशाल्लाह। आमीन।
Thank you, sir. मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। ये बहुत खूबसूरत बात की भी फरिया ने, और इसमें जो एक छुपी हुई बहुत ज्यादा गहरी छुपी हुई नहीं थी लेकिन थोड़ी सी छुपी हुई मुझे बात नजर आई है। एंड फरिया करेक्ट नहीं अगर मेरी रीडिंग गलत है तो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर सही है। दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैं कह रहा था कि पैराडाइम चेंज होने से आई हैव सीन दिस चेंज इन माई सेल्फ एंड पीपल। वो सबसे ताकतवर चीज है मोई साहब जिसकी आपने बेतहाशा दफा हमें टीच किया है, जो कॉन्सेप्ट विच इज ह्यूमिलिटी। इतना एम्पावरिंग और कामिंग, सूदिंग, रिलैक्सिंग और ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट है ये। ट्रू ह्यूमिलिटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, झुकने वाली ह्यूमिलिटी नहीं, अंदर इंटरनलाइज ह्यूमिलिटी। तो वो मुझे भी एहसास हुआ फरिया की बात में कि जहां पे प्रोसेस बिकम्स इंपॉर्टेंट, एवरी स्टेप में एक अचीवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है, एक माइलस्टोन की तरह महसूस होना शुरू हो जाता है, रादर देन कि हम इतने आउटकम फोकस हो जाएं कि हम नेगेटिव रहें और हर हर गलती को या जहां पे भी हमने मिस किया निशाने को वो हमें हाईलाइट करे, हमें वो जो थैंक ग्रेटफुलनेस उन्होंने जिक्र किया जो आ जाती है। दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत आला जी, वाकई वाकई जी। और इस चीज़ का एहसास पैदा रखें हमेशा कि ये क्यों ज़रूरी है और क्यों इस पर अब हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, बिकॉज द जर्नी इज़ स्टिल गोइंग ऑन। अभी अल्लाह ताला ने फ़ैसला नहीं किया। मतलब कितना अच्छा होता कि जब मैं, मुझे याद है एक दफ़ा एक साहब का मुझे ईमेल आई जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि तुमसे ये चीज़ सीखी मैंने, और मैं काफ़ी उसमें ओवरवेल्म हो गया। मतलब मेरा ख्याल नहीं था कि इतना भी कोई काम का काम है। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद मुझे ख्याल आया कि बस ये इस तरह के मौक़ों पर अल्लाह ताला अगर मेरी कोई कंट्रीब्यूशन है तो उस मौके पर कि जिस वक्त मैं इसके लिए क्वालिफाई हो जाऊं कि जन्नत में जा सकता हूं, तो बस ख़त्म कर दे, मामला इधर ख़ात्मा हो जाए ताकि फिर गिरने का चांस ख़त्म हो जाए। और इट वाज अ सीरियस प्रेयर। लेकिन ये वाक़या है कि इसके बाद एहसास हुआ कि नहीं, अभी इसका मतलब है कि इवन इफ़ यू हैव डन गुड, अभी वो इंटरनलाइजेशन की उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि अल्लाह ताला इत्मीनान की जगह पे खड़े हों कि अब ठीक है। तो इसलिए इट 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 द टेस्ट हैज़ टू कंटिन्यू। ये तो उसके फैसले हैं ना। मुझे उस इंटरनलाइजेशन की जगह पर आ जाना है और इसी से ह्यूमिलिटी पैदा होगी कि अभी क्वालिफाई नहीं किया मैंने, द टेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, कहानी अभी चल रही है। ट्रू। जी रोजबिना पर म्यूट कर दीजिए। जी, मैं अली भाई ने अभी कहा ना कि जब होता है तो खुश रहने लगते हैं, तो उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी कि फिर शिकायतें भी ख़त्म हो जाती हैं। वाह, शिकायतें भी कम होने लगती हैं ख़त्म से ये। और शुक्र है जी, अपना जो मुकालमा होता है मेरा, जैसे हम अपने आप से बातचीत कर रहे होते हैं, उसमें भी बहुत फ़र्क आना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह वहाँ का भी जी, शुक्र अपने है। आप को रोक के पोज़ दे के, जैसे ऐसा होता है कि नहीं, ये तो अब फ़ुज़ूल है, ये बात नहीं सोचनी चाहिए, ये अपने आप से नहीं करनी चाहिए। इस तरह के जुमले भी अब ख़त्म करने शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है शिकायतें भी जी, बहुत कम हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है जी। असल में वो शिकायत जो है, मैं इस चीज़ पे आपसे गुजारिश करूं, मेरी वाकई ये राय है कि अगर आपके जहन में, आपके मेरे हमारे जहन में अगर शिकायतें हैं तो फिर एक्चुअली ग्रैटिट्यूड नहीं हो सकता। ग्रैटिट्यूड असल में एक ओवरऑल एटीट्यूड है। यू सी, इफ वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो इट मीन्स दैट वी आर फोकस्ड ऑन थिंग्स विच आर लैकिंग। स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स विच यू हैव। और वो जो शैतान का बहकावा है ना कि तुम देखो सारा बाग तो तुम्हारे पास है, ये पेड़ देखो तो ये नहीं है। असल में तो पेड़ ही है जो जिंदगी है। तुम किस चीज़ को मिस कर रही हो तुम्हें पता ही नहीं है। ये है जो उसका बहकावा है। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। अल्लाह ताला की इनायत से कितना कुछ है जिसका मैं शुक्र अदा करूं। ये इसके नतीजे में ऑटोमेटिकली आपकी जो अप्रोच है वो इस तरफ आएगी कि कंप्लेंट्स कम होंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की जी, जज़ाकल्लाह जी। शुक्रगुज़ारी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन हमें मोहित साहब आया है चैट में, वो ये है कि जर्नलिंग की कई इकसाम है। रिफ्लेक्टिव जर्नल है,
ईमान वाली जर्नलिंग है, 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नलिंग है, लर्निंग जर्नल, ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो आप इसको किस तरह तजवीज़ करते हैं कि इनमें से सबको रोज़ाना कैसे करना चाहिए? रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है ये जितनी भी चीज़ें हैं, असल में ये एक दफ़ा शुरू हो जाएँ तो आपको उसमें कम्फ़र्ट लेवल पे आ जाना है। इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक करना है। यानी यूँ नहीं है कि आप मिसाल के तौर पर फेथ बेस्ड जर्नलिंग जो है उसके नतीजे में लेट्स से यू हैव रीच्ड द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, एक इस लेवल तक कि अब मैं कॉन्शियस रहने लग पड़ा हूँ। तो अब जब ज़रूरत पड़े, जब महसूस हो कि एक चीज़ रुकावट बनी है, तो फिर उस वक़्त जर्नल करें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मुझे रोज़ करनी है लाज़िमन। ये शुरू में करना है। शुरू में करने का मतलब ये है कि यू गेट यूज़्ड टू इट, द प्रोसेस, उसके अंदर आपके लिए वो जो प्रोसेस है वो मुश्किल ना रहे। इसके बाद उसके अंदर जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। ये दवा सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर खानी है, ठीक है ना जी? ये रोज़ नहीं खानी, वरना तो एडिक्शन हो जाएगी। उसके नतीजे में जर्नलिंग ज़्यादा हो जाएगी, अमल पे तवज्जो कम हो जाएगी। अमल कम हो जाएगा। अमल पे तवज्जो तो जर्नलिंग में होती है, लेकिन एक और नौइयत की सेटिस्फेक्शन भी मिल सकती है इसमें। यार मैं आई एम वर्किंग एट इट। नो नो, वर्क एट इट का मतलब भी ये है दैट मैं उसमें इसके ऊपर फोकस करूं कि किधर मिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मिस कर जाता हूँ, और उसको ठीक करना है मुझे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये आपने जर्नलिंग रोज़ करनी है। ये सारी आप जिस चीज़ की आज ज़रूरत महसूस करते हैं उसको करें। बाकी को अभी सीख लिया है, उसको जब ज़रूरत होगी तो करेंगे। मोहित साहब, ये आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे टच अपॉन किया, और शायद ये अभी मौका ना हो, लेकिन मे बी वी शुड थिंक अबाउट कि इसको हम कहीं पे एड्रेस करें। वो ये कि ग्रोथ के प्रोसेस में एक पोटेंशियल पिटफॉल ये भी होता है कि हम उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज और कॉन्वर्सेशंस से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट डिराइव करना शुरू कर देते हैं, और उसकी ट्रांसलेशन इनटू एक्शन, जैसे आपने कहा, वो उस कदर नहीं होती। एक फील गुड फैक्टर बहरहाल होता है ना इस तरह की बातों में। हम्म, बिल्कुल। तो दिस इज डेफिनेटली समथिंग टू टच अपॉन। हमें ये इसकी सेटिस्फेक्शन होती है कि हम अच्छी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हैं। अच्छी कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो इसका, आप जानते हैं कि बहुत कायल हूँ कि आपको आपकी कॉन्वर्सेशंस बना देती हैं, दे मेक यू। बट एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि उसके अंदर ऐसा नहीं कि वो अब नेकी करना आसान हो जाएगा, वो आपको फिर भी अनकंफर्टेबल करेगा। ये मौका आएगा कि जिधर झूठ बोलकर नुकसान से बचा जा सकता था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि नहीं, मैंने अल्लाह के लिए ये करना है। मैं लोगों की अप्रिसिएशन के नतीजे में यानी क्या कुछ कर जाता हूँ कई दफ़ा, कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मेरी चैरिटी लोगों के सामने आ जाए। मैं ये और इसके नतीजे में व्हाट एम आई गिविंग अवे, क्या चीज़ दे रहा हूँ। इस चीज़ के ऊपर बहुत गौर करें। यानी ये जो बात है कि मेरे अंदर बाहर को खुदा जानता है, और ये सारी इंटरेक्शन जो मेरी ज़िंदगी की हो रही है ये खुदा के साथ है। अब मैं कैसा चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि कल मेरी ज़िंदगी है या नहीं है। ऑनेस्टली आई डोंट नो। लेकिन ये पता है मुझे कि यहाँ से मैंने आगे जाना है। वो क्या लेके जाना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस पैदा होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। इंशाल्लाह। और जब हो जाएगी तो फिर आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला का वादा ये है ना कि आप उसके काम में जब निकलते हैं, वो जब काम शुरू करते हैं तो नुयस्सिरो का लिल युसरा। तो वो एक फरमाया है कि फिर हम उसके लिए अच्छी मंजिल की तरफ जो चलना है उसको आसान बना देंगे। ये पहले लेवल पे डिस्कम्फर्ट में तो आपको आना पड़ेगा। इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें जी। अल्लाह ताला, और बहुत दुआ करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बहुत दुआ किया करें। आमीन, आमीन। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम आयशा। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ज़रा सी कंफ्यूजन है, इफ यू कैन प्लीज करेक्ट मी। आपकी जब डिसएग्रीमेंट होती हैं, वेदर इट्स योर चिल्ड्रन, फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल यू नो, डू यू ऑलवेज नीड टू गिव इन? अब जैसे ठीक है जी कि चले मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, बट
what does it mean Allah ke liye kar rahi ho? Do you have to always give in and back out and let the other people just say what they want, get away with what they want? So then what is left of you? I just want to be sure that can I not take a stand if I feel so strongly about something? देखिए, अल्लाह के लिए करने का मतलब ये है कि मैंने अपने तरीके को ठीक रखना है। लेट से अगले ने बदतमीज़ी कर दी है, मैंने बदतमीज़ी नहीं करनी, मैंने ठीक बात करनी है। मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली है, जो ज़िम्मेदारी अल्लाह के लिए है। मुझे वो सुबह कहता है कि उठ के नमाज़ पढ़ो, जिस वक्त तुम उठते हो, ये ज़िम्मेदारियाँ वो उसने डाली हैं, ये मुझे पूरी करनी है। एक आदमी जो है वो ये कह रहे हैं कि मेरे कंफर्ट का सोचो, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपके कंफर्ट का और दुनिया के बाकी लोगों के कंफर्ट का भी सोचने को तैयार हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। ये जो बात है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो भले तरीके से कर दें। यानी इस पे तो अल्लाह ताला ने कोई रुकावट नहीं डाली है कि मैंने जो ठीक बात है उसको करना है। जो ठीक बात का मतलब लाजमन ये नहीं होता कि जिसमें कि मेरा नुकसान है, ये मतलब लाजमन नहीं होता। कई सच ऐसे होते हैं कि जिनको बोलने से आपको फ़ायदा भी होता है, ठीक है ना जी, और इमीडिएटली हो जाता है। जिस वक्त आप ये कहते हैं मिसाल के तौर पर, और वो सच भी कई दफ़ा बड़े मुश्किल होते हैं बोलने। यानी जिस वक्त व्हेन फॉर इंस्टेंस इफ़ यू से दैट मेरा शेयर इस इनहेरिटेंस में इतना है, ये सच है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अनकंफर्टेबल सच है जो बोला जाता है, जिसको बोलते हुए बहुत लोग अवॉइड करते हैं, ख़ास तौर पे अगर बाकी इनहेरिटेंस मौजूद हो और किसी की ज़रूरत भी हो। तो ये सच है, खुदा के लिए इस सच को बोलना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हर सच वो है जो कि दूसरे ही को फ़ायदा पहुंचाएगा। आपने भले तरीके से बात करनी है, भले तरीके से बात करते, ये अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका है, अच्छे तरीके से बात करें। और दूसरे को ऑफेंड करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, लेकिन किस बात पे कोई ऑफेंड हो जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने मकसद आपका ठीक था, आपने इससे बड़ा सोच समझ लिया, इसके बाद कर दें जो अल्लाह ताला के लिए करना है। आपने इसको सोच के क्या सोच, मिसाल के अगर तो आपको ये ख्याल है कि नहीं, अल्लाह ताला के लिए करने का मतलब ये है कि मैंने सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेना है, तो ये अल्लाह ताला की डाली हुई जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं है। इंसाफ की बात करनी है, ठीक बात करनी है। नहीं, मैं जरा सी कंफ्यूज, फरिया जो कह रही थी उससे जरा सा मुझे कंफ्यूजन सी हुई, सो मे बी आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग। बट मुझे मुझे मैं तो यही कह रही थी कि everyone has a right to speak out what they want and without offending the other one, but then I think sometimes people don't realize how much they upset you or hurt you with the way they behave or talk. So you just tolerate it and tolerate it and tolerate it until आप फील करते हैं कि ठीक है, चले मैं अल्लाह के खातिर ये सब बर्दाश्त करूं. इज दैट व्हाट्स सपोज टू डू? नहीं नहीं, ये बात कि मैंने इस वक्त लेट से इन काइंड वापस नहीं करनी बात, किसी ने मुझे गाली दी है तो मैंने इन काइंड वापस नहीं करनी, ये तो एक बात है। लेकिन ये बात कि मैं उसको ये कहूँ कि मैं बैठा हूँ तुम मेरे सर पे जूते मार लो, ये तो कोई अल्लाह ताला की तरफ से तकाजा नहीं है। यानी आप उठ के चले जाएं उधर से, आप बात करने से कहिए जी कि मैं माजरत चाहता हूँ, इस जगह पे बैठा रहा तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर मी टू होल्ड बैक। लेकिन फरिया की जो बात है वो इससे रिलेटेड कैसे है मुझे नहीं पता, वो तो फरिया ही बताएंगी। कि अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक फरिया टू आंसर, देन आप पूछ लें, वो जवाब दे देंगी। बट द Yeah, थिंग इज दैट if Faria can explain, maybe I did get a little confused. I'd be grateful अगर फरिया एक मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर बता दें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी. Maybe I misunderstood. मोस्ट वेलकम जी। But I generally feel that I'm always the one giving and giving and giving until I feel वो एक suffocation सी नहीं हो जाती कि ओके ठीक है, just given. Is it, does Allah want you to do this? आई मीन टेल मी समथिंग सीरियसली, ये जो अभी तक आप गिवन करती रहती हैं, ये सोच के करती हैं कि ये अल्लाह ताला को ये पसंद है? नहीं, आई थिंक मजबूरी में करते हैं. तो फिर अल्लाह ताला पे तो ना डाले ना इसको। यानी व्हेन यू गिव इन फॉर गॉड, तो फिर इसके बाद आपके अंदर खुद एक बैलेंस भी क्रिएट होगा। दिस इज वेयर आई शुड नॉट गिव इन, ये भी पैदा होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट गॉड डज नॉट वांट।
तो इस तरह नहीं है कि यानी हर वो रवैया कि जिसके नतीजे में यू बिकम अ विक्टिम, वो असल में अल्लाह ताला के लिए हम करते हैं। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ये वीकनेस को अल्लाह ताला के ज़िम्मे नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। देखिए, आपने अगर गिव इन करना है तो गिव इन सोच समझ के करें। अगर आपको ये लगता है कि ये जो चीज़ मैंने करनी है इसकी ये कॉस्ट होगी और ये मैं इस वजह से इसको गिव इन कर रही हूँ, क्यों करना है गिव इन? गिव मी अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो इफ़ यू वांट। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कह रहा है कि ये कर दें और आपको वो करने में मुश्किल होगी। आपके लिए लेट्स से ये सिचुएशन है एंड यू हैव डिसाइडेड टू गिव इन कि मैं जो वो कह रहा है वो कर देती हूँ। क्यों क्यों कर देती हूँ? वाई? एक तो ये इसको ध्यान में रखें, डोंट पुट द बर्डन ऑन द चाइल्ड, इट इज़ नाउ योर डिसीजन दैट आई विल गिव इन। ठीक है, मैं इसकी बात मान लूंगी। गिव इन को छोड़ देना, गिव इन ऐसा लगता है मैंने हार मान ली है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस मौके पर इसकी बात मान लूंगा। ठीक है, और इसके नतीजे में कुछ मुश्किलात मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ये मेरा फैसला है। सबसे पहले तो इसको ओन करें। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी जी जी, क्या या क्या समझ में आई है आपको? बताइए, क्या समझ में आई है? यही समझ आई है कि यू हैव टू ओन योर डिसीजंस एंड आई व्हेन यू फाइंड डिसाइड टू गिव इन, इट इज़ योर डिसीजन टू गिव इन। ये बात, इट इज़ योर डिसीजन टू गिव इन, यू आर नॉट फोर्स टू डू एनीथिंग। नोबडी कैन फोर्स टू डू एनीथिंग, नोबडी। उन्होंने थोड़ा सा जोर लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही करना होगा, एंड यू डिसाइड अच्छा छोड़ो परे, मैं कर देती हूँ इस तरह। दिस इज गिविंग इन, राइट? दिस इज योर डिसीजन। डू यू रिकग्नाइज दिस डिसीजन ऑफ योर्स? yeah, I do, and I think I do it so that just to keep peace, just to they're far तो away, not ओके, to. तो व्हाट यू स्ट्राइविंग टू डू इज कि मैं ये डिस्कम्फर्ट इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्यों, ताकि पीस रहे। ओके, पीस हो गया है? हो गया पीस? Well, as long as I give in, there's peace. If I ओके if ओके, I नो said नो, no, जस्ट टेल then मी, लेट्स टेक वन डिसीजन एट अ टाइम। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया है, मैंने बच्चों की बात इसलिए मान लेनी है ताकि पीस रहे। तो पीस हो गया, मिल गया उनको या नहीं मिल गया, मिला? मुझे तो नहीं मिला। नहीं तो आपने तो अपने उनको पीस मिल के लिए बात की थी ना, कि पीस रहे फैमिली में। ये आपकी प्रेफरेंस थी। तो अब आपने जिस मकसद के लिए फैसले की वो अचीव हो गया ना, पीस मिल yeah, गया। yes, आपका फैसला ये था कि मैं आई एम गोइंग टू प्रेफर पीस ओवर माय कंफर्ट। पीस मिल गया है, कंफर्ट नहीं मिला। डोंट क्राई फॉर द कंफर्ट बिकॉज दैट इज द कॉस्ट ऑफ पीस एट दिस टाइम। ये कंसिडर्ड फैसला है आपका। आप ये चाह रही हैं, इन ईदर केस आप ये चाह रही हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, कि अगर पीस ना हुआ तब भी मुश्किलें पड़ जाएंगी, और अगर कंफर्ट ना हुआ तब भी मुश्किलें पड़ जाएंगी। जो चीज़ मिसिंग होगी वो आपको दिखेगी ज़्यादा, और जो चीज़ मौजूद होगी, पीस अगर है, तो वो अब आपको दिख नहीं रहा। यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पीस दैट यू प्रेफर्ड over the discomfort. You are only thinking about complaining about the discomfort. Isn't that right? right, yeah, it is. So start looking at why you took that decision, why you made that decision. Right, right. पीस के लिए किया था, पीस मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट भी बर्दाश्त कर लूंगी, ठीक है, ताकि पीस रहे। Yeah, I'm but not it becomes suggesting anything. I'm not suggesting that this is the way you should keep deciding. I'm not at all suggesting that. But if this is the way you have decided, then at least look at the pros of your decision as well. Because yeah. unfortunately, once we get blinded towards the pros, what happens is that only complaints remain. अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ शिकायतें पैदा होंगी। इतनी मुश्किल में हूँ, इतनी मुश्किल में। वो मिस हो गया कि फैसला ये मुश्किल का इसलिए किया था ताकि बच्चे खुश रहें, और बच्चे खुश हैं माशाल्लाह। But it's a very high price you are paying because You decided to I pay think, that. You decided to pay that. I am not asking you to pay it. Nobody asked you to pay it. You decided the moment you decided to give in, what you decided was my children's peace of mind
is more preferable to me than my discomfort. If you have changed the decision, if today you feel that no, it's no longer more preferable, change the decision, tell them. शिकायत किससे करनी है? आप उनको पीस अगर चाहिए तो अपना पीस ढूंढ लें, फिर मैं तो पीस नहीं दे सकता उनको, ये कह दे उन्हें। यानी इसमें इसमें असल में जो है ना, हर वक्त इस जगह पे खड़े रहना कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, इससे उठना है। मजबूर नहीं है आप, आपका फैसला है कि बच्चों के लिए मैंने ये किया है, तो अब उसको ओन करें। और अगर आपने ये फैसला बदलना है कि नहीं, मैं ये डिस्कम्फर्ट अब नहीं बर्दाश्त कर सकती बच्चों के लिए, तो फिर बच्चों के डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त कर लें, इसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो फैसला करना है उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखें और प्रेफर करके फैसला कर दें। Yeah. ये छोटे छोटे से फैसले करने शुरू करेंगे ना, जब आप करने शुरू करेंगे तो बड़े बड़े भी हो जाएंगे। Yeah, I think I just need to be a little stronger in my reaction, and You don't need yeah, to be stronger, you just need to understand that wherever you think you are weak, you're actually taking a decision over there too. सबसे पहले तो इसको रिकग्नाइज करें, ये मेरा फैसला है कि मैंने गिव इन करना है, मजबूर कोई नहीं कर सकता मुझे, मेरा फैसला है। right. ठीक है ना, ये मेरा फैसला है। किसी ने मेरी कनपट्टी पे पिस्तौल रख दिया और ये कहा कि ये करो, तो ये मेरा फैसला है कि मैं अपनी जान बचाऊंगा, और जान बचाने की कुछ कॉस्ट है जो अब मुझे पे करनी पड़ेगी, वो पे कर दूं फिर। जी बिल्कुल सही। इसको सेलिब्रेट करूं कि जान बच गई है, बजाय इसको सेलिब्रेट करूं, इसके ऊपर कंप्लेंट करूं कि देखें कितनी कॉस्ट दे रहा हूं। नहीं, ये सेलिब्रेट करूं जान बच गई है। जो आपको जो चाहिए था, पीस ऑफ योर चिल्ड्रंस माइंड, वो मिल गया। इसके बाद मसला क्या है? दुनिया में सब कुछ तो नहीं मिलना ना, ये तो समझते हैं ना कि एवरीथिंग इज, यू वोंट गेट एवरीथिंग। I know, but Moisa, when you keep giving in, it also depresses you because Then don't decide to give in, don't say that you keep yeah, giving in. I know, yeah, You yeah. change your language first of all. I decided to take care of other people's peace of mind. It is none of your business. Other people's peace of mind is their business. Yeah, that is correct. They have to find their own peace of mind. I'm not responsible for that. I don't want to Right. cause them pain, but I don't want pain to be caused Absolutely. to me. इसको ये, it is not about causing pain to me or them. It is about, मैंने अपना कंफर्ट इस मामले में सेक्रीफाइस नहीं कर सकती मैं, या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस ख़त्म हो गई बात। अब जब आपको कंफर्ट आपने प्रेफर कर लिया, तो बच्चे अगर शिकायत करेंगे तो अब इसको ना सोचें कि सारा वक्त शिकायत करते रहते, नहीं, ये सोचें कि ये उसकी कॉस्ट है, मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। ये सोचना शुरू करें ना, अपने आइडिया को बदलें थोड़ा सा। इट इज़ नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग, इट इज़ योर डिसीजन। सबसे पहले तो ये फैसला आपने किया है, ठीक है, फैसला आपने किया, फैसला आप बदल भी सकते हैं, बदल दें, नो प्रॉब्लम। I think I just need to be little stronger. When you've been sort of dominated all your life, then you just let everyone dominate. देखिए, ये सारी लैंग्वेज आपने जो बोली है ना अभी, सारी की सारी, इसको उसके ऊपर गौर कीजिएगा। इट इज़ अ टोटली डिसएम्पावर्ड लैंग्वेज। when you have been dominated, okay, when you have allowed yourself to be dominated throughout your life, that was your decision. Now change that decision if you want to. अपनी लैंग्वेज को एम्पावर करेंगे, इसके बारे में कॉन्शियस होना शुरू हो। एंड आई एम नॉट सेइंग व्हेन यू आर टॉकिंग इन दिस सेशन, आई एम सेइंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। अगर आपकी लैंग्वेज डिसएम्पावर्ड है व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आपकी लैंग्वेज ने डिसएम्पावर्ड ही रहना है, और इसके नतीजे में आपने भी डिसएम्पावर्ड ही रहना है। ये है जो जो इक्वेशन है, Yeah. इसको समझें। अपनी लैंग्वेज के बारे में कॉन्शियस हो जाएं, ज़रा नोटिस करने लग पड़ें कि मैं किधर किधर अपनी सारी डिसीजंस का जो ओनस है वो दूसरे के ऊपर डाल देती हूँ, कि ये इसके लिए किया है, ये उसके लिए किया है, ये मैंने इसके लिए किया था। नहीं, मैंने अपने लिए किए सारे फैसले,
मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए जब करता हूँ तो खुदा की कसम उठा के कहता हूँ आपसे, मेरे बच्चों से पूछ लें आप, कभी जब पूछें, मैंने कभी आज तक किसी से ये नहीं कहा कि ये आपके लिए किया मैंने, इसलिए कि उनकी खुशी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं ओन करता हूँ इसको, और जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो नहीं करता हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके बाद उनकी खुशी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो खुश रहे उसमें, तो उन्होंने करना है। Mois, Moisab, you are very brave and very strong. No, I'm Sorry. not brave or strong. Honestly, I just have changed my language. When somebody says कि ये मैंने उसकी खुशी के लिए किया, जब कोई माँ कोई बच्चा मेरे सामने ये कहता है ना मैंने अपनी माँ के लिए किया, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये तुम्हारी अपनी माँ के लिए क्यों किया है, सोचो ना ज़रा। यानी अपनी माँ को दुख पहुँचा दो, नहीं करना था ये। तो कहते हैं, नहीं, उससे उससे होना क्या था, उससे मैंने दुखी हो जाना था। इसका मतलब है कि अपनी माँ की खुशी के लिए जो कुछ मैंने किया है उसमें मेरी खुशी थी, इसलिए किया है, ये मेरा फैसला है। पहले इसको तो ओन करूं, पहले अपनी लैंग्वेज को एम्पावर्ड बनाऊं, बाकी चीज़ें बाद में होंगी, वरना नहीं होंगी। यू विल ऑलवेज फील दैट पीपल हैव टेकन एडवांटेज ऑफ यू। Sai Karen, thank you so much. I'm sorry I've taken so much of your time, but I really needed help. Thanks a चेंज योर lot. लैंग्वेज, Thank you. फोकस वन स्टेप एट अ टाइम, डोंट चेंज एनी डिसीजंस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लैंग्वेज। ये मेरा फैसला है, पहले ये कहना शुरू करें। डोंट से कि I've been dominated all my life. Say that I have allowed people to dominate me all my life. So today I'm going to take that allowance back. I'm not going to let people dominate me anymore. Because that was your decision. Take another decision if you want. Yeah, you can change your decision anytime. Right? Right? Yeah. Thank you. Thank you so much for helping me. Thank you. Very grateful. You're welcome. जी। जी आमना, आप अनम्यूट कर लीजिए। हम लास्ट 8 मिनट्स में इंटर हो गए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये Hi. डिस्कशन भी लंबी हो जाएगी, लेकिन अ, अब मेरा अपना कमेंट फिर मैं बाद में करूँगी। ये थोड़ा-सा बिल्ड ऑन करना चाहूँगी, ये जो अभी राफ़िया या फ़रिया ने बात की थी। क्योंकि मुझे ये फ़ील होता है कि थोड़े-से स्पिरिचुअल टूल्स में डिफ़रेंस है मेन और वुमेन का। अभी जो ये बात कर रही हैं, देयर इज़ लैक ऑफ असर्टिवनेस इन वुमेन। हमारे यहाँ जिस तरह अब अगर एक हस्बैंड आके बीवी को कहता है कि तुम्हें क्या पता कि बाहर क्या होता है या तुम क्या करती हो सारा दिन, तो अब इसमें वो टॉलरेट करेगी क्योंकि शी हैज़ नो चॉइस। बाज़ दफ़ा यही है, अब वो इसका क्या जवाब, वैल्यू आप क्रिएट तो नहीं कर सकते किसी के अंदर सिर्फ कमेंट से या किसी बात से, वो तो आपके इनहेरेंट होती है वैल्यू दूसरे पर्सन के लिए। तो हमारी एज़ वुमेन चूँकि एक ये लैक ऑफ असर्टिवनेस होता है, फिर आप टॉलरेट भी करते हैं कॉन्स्टेंटली, तो आप एक वो सेल्फ इरेज़र की तरफ चले जाते हैं, जिसमें आपको अपना सेल्फ तो फिर नज़र ही नहीं आता। तो कॉन्स्टेंटली वो फिर आदत ही आपकी बन जाती है। तो ये कहना कि जी मैं अल्लाह के लिए, अब इस मामले में अब एक हस्बैंड अगर वाइफ़ की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा किसी भी काम की, तो वो किस तरह ये वैल्यू क्रिएट कर सकती है? अब वो अगर सब्र करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो डोरमैट बनती जाएगी कॉन्स्टेंटली, उसको और ज़्यादा प्रेस किया जाएगा, इवन इन-लॉज़ में भी किया जाएगा। अगर वो बोलेगी तो कहेंगे जी घर का माहौल ख़राब हो रहा है। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, जो मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो मेल पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा-सा उसमें मुझे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नज़र आती है। कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वुमेन की हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी स्पेशली, कि वो बेचारियां बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाली बात होती है कि वो बर्दाश्त करें भी तो वो भी अब आजकल के दौर में वो भी एक नेगेटिव तौर पे उसको लिया जाता है, अगर नहीं करेंगी तो वो भी एक और उसकी नेगेटिविटी ही निकाली जाती है। और दूसरा पॉइंट जो मेरा कमेंट उसी से रिलेटेड है, जो आप कह रहे थे कि ग्रैटिट्यूड और कंप्लेनिंग इकट्ठे नहीं रह सकते। तो एक ये बात है कि कुछ ट्रेडिशनल ब्लेसिंग्स हैं जो कि कुरान में भी बयान की गई हैं, जिसके ऊपर लोग जज करते हैं। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जज किया जाता था कि आपका बेटा नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो दौलत नहीं है, और एग्जैक्टली यही अभी भी इन्हीं चीजों पे जज किया जाता है। जिसके पास ये नहीं होती उनको यू आर फोर्स्ड टू कंप्लेन। अक्सर मतलब मैंने ये देखा है, इमेजिन कि जिस लड़की की शादी नहीं हुई हुई लेकिन वो अपने करियर में शी इज रियली हैप्पी, शी इज थ्राइविंग, शी इज गुड, लेकिन
मोड़ के, जिसको कहते हैं ना मुड़ तोड़ के, वो बार बार यही कहेंगे बेचारी की शादी नहीं हुई। मतलब इफ शी इज ग्रेटफुल दे वोंट लेट हर बी ग्रेटफुल। अगर किसी का बच्चा नहीं है तो वो आपको कॉन्स्टेंटली एहसास दिलाते रहेंगे कि आपको, तो दे डोंट लेट यू बी ग्रेटफुल। क्योंकि मेरे अपने साथ ये चीजें गुजरी हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, कि क्योंकि अगर ट्रेडिशनल ब्लेसिंग में से जो भी एक कम होती है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो इतनी दिलाई जाती है कि आपको मतलब मजबूर किया जाता है कि आप कंप्लेनर बन जाएं। और मुझे लगता है कि फिर उस सोसाइटी में रहते हुए स्टेइंग ग्रेटफुल इटसेल्फ बिकम अ रियल ऑडियल आपके लिए रह जाता है, कि मतलब ग्रेटफुल रहना भी एक समझने के, उसके लिए एक एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो आई थिंक ये मेरे कुछ कमेंट्स थे। इसमें आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दीज जी। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्स, और इसके नतीजे में जो चीज़ पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि ये भी चैलेंजेस हैं कुछ। लेकिन अगर हम इसको एक एक चीज़ को डायसेक्ट करेंगे ना, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बेसिकली चाहे वो लोगों की, लेट्स से लोगों का इन्फ्लुएंस है या लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कोई फ़ैसले करता हूँ, तब भी असल में फ़ैसले मेरे ही होते हैं। ये है जिसको हमें समझना है। हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं वो ना तो हमारी सोसाइटी आइडियल है, मैं इसको आपसे एग्री करता हूँ कि हमें उसमें असर्टिवनेस नहीं सिखाई जाती। मैं मुझे तो हैरत होती है ये कि इख्तलाफ मियाँ बीवी के बीच में जो है, ये भी असल में एक प्रॉब्लम है। यानी इख्तलाफ क्यों नहीं हो सकता? दो दो जीते जागते इंसान हैं, इख्तलाफ हो सकता है, असर्टिवनेस क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए। हमें ये चीज़ें भी सिखानी चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम इस वक्त थोड़ी देर के लिए इससे कट ऑफ कर लेते हैं कि ये नहीं सिखाई गई हैं, तो फिर अब जो भी फैसले कर रहे होंगे उसमें कुछ इन्फ्लुएंसेस इन चीज़ों के भी आ जाएंगे। फैसले बहरहाल मेरे ही होंगे। मैं असल में इसको कह रहा हूँ कि पहले तो हम इसको समझ लें, इसको अच्छी तरह से हजम करें इस बात को कि ज़िंदगी में फ़ैसले मैं करता हूँ। ये बात कि इंसान ने ये फ़ैसला किया है कि मैंने अपने आप को इस जगह पर डाल देना है कि जिस जगह पर ब्लास्ट हो सकता है, ये फ़ैसला वो करता है। वो कहता है कि एक दूसरा इंसान ये फ़ैसला करता है कि मैंने यहाँ पे ब्लास्ट का चांस है, यहाँ से भाग जाना है। दोनों फ़ैसले कर रहे हैं, मजबूर कोई भी नहीं है। ये है नहीं, जो लेकिन बात मैं बाज अर्ज़ बार कर। तो women are pushed to the corner, आपके पास देयर इज नो एस्केप। अब हाँ, आपके, यू नहीं आर तो फिर टाइड टू क्या योर करते होम, हैं? बच्चे के मतलब साथ आप क्या टाइड है। होगा? वो क्या मतलब होगा मैंने अपनी उसके अम्मी नतीजे को में? देखा है, जी। कई दफा हमें लगता था कि हम कहते थे कि भाई जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, लेकिन राइट। वो शी वाज सो ट्रैप्ड कि मतलब देयर वाज नो, एब्सोल्युटली नो वे आउट, सवाए इसके कि आप उसको बस सबर का नाम दे दें। मतलब वो अभी सबर ही उसको कहती हैं, जबकि मेरे ख्याल में वो सबर एक चॉइस का नाम है। यू कैन डू समथिंग बट यू स्टिल चूज टू डू समथिंग एल्स। जबकि वो तो सिंपली बर्दाश्त थी, क्योंकि देयर वाज नो चॉइस। जब बर्दाश्त थी तो है, नहीं, तो फिर उसको इस सबर ये का जो नाम नहीं बात है देना ना चाहिए। कि किसी के लिए अगर हम ये बात कर रहे हैं, तो ये देखिए एक बड़ी थेरेटिकल सी बात हो जाएगी ये। आप अगर इसको ज़्यादा थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे लेकर आएँ तो मे बी दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। वालदा ने अगर ये फैसला किया कि नहीं मेरे पास चॉइस नहीं है, तो असल में उन्होंने जो बात की, जब हमको ये कहते हैं ना कि मेरे पास चॉइस नहीं है, तो असल में मैं जो इसको थोड़ा सा रीफ्रेम कर लें, मैं ये कह रहा होता हूँ कि वो चॉइस मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लेनी। यानी क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम विलिंग टू बेयर। वो कॉस्ट बेयर करने को तैयार नहीं हूँ मैं। वो क्या कॉस्ट है? मिसाल के तौर पर वो कॉस्ट कई दफ़ा ये होगी कि सोसाइटी क्या कहेगी, कई दफ़ा ये होगी घर वाले क्या कहेंगे, कई दफ़ा नहीं ये नहीं, होगी ये कि कॉस्ट मेरी, नहीं थी, कॉस्ट इकोनॉमिक थी, देयर वाज नोवेयर टू गो। राइट, मैं उसी तरफ आ रहा था। कई दफ़ा ये होगी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने उन चीज़ों को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि फिर ये टॉर्चर उससे कम है कि जो मेरे इस करने के नतीजे में पैदा हो जाएगा। ये जिस दिन तक मैं ये, जब तक मैं ये फैसला नहीं कर रहा ना, देखिए मैं आपसे बताता हूँ इसमें फ़र्क क्या पड़ता है। इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि जब तक मैं ये कहता रहता हूँ ना कि आई हैव बीन डोमिनेटेड या मैं मजबूर था, उस वक्त तक मैं इस फैसले की दूसरी तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं तो मजबूर हूँ। जिस दिन मैं ये रिकग्नाइज कर लूँगा कि ये मेरा फैसला है टू प्रेफर लिविंग ओवर हियर रादर देन गोइंग अवे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन, तो मैं शायद रास्ते निकालने लग पड़ूँ। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, अपनी लैंग्वेज को एम्पावर कर लें। ये मजबूरियां जो हैं वो मेरे से असल में सिलेक्शन ले लेती हैं, चॉइस ले लेती हैं। इस चीज़ को ठीक कर लें कि चॉइस है,
चॉइस है। चॉइस ये है कि या ये डिस्कम्फर्ट या वो डिस्कम्फर्ट। ऐसी होते हैं ज़िंदगी में मौके जिधर आपको ये महसूस होता है कि दोनों चॉइसेस डिस्कम्फर्ट अनकंफर्टेबल हैं, ठीक है, उसमें जो लेसर कंफर्ट डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगी वो ले लेंगे। लेकिन जब तक मैं ये रिकग्नाइज नहीं करूंगा कि ये फैसला मेरा है, उस वक्त तक मैं इसको चेंज भी नहीं करूंगा। या आई मीन इट्स ट्रिकी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इट इज इट कॉम्प्लेक्स है इज ये इट इज जर्नी। आई यहाँ पे इवन आप टोटली एग्री विद देखें यू। कि यहाँ पे इतनी इनलाइटेंड मतलब है लेडीज, और यहाँ पे हमारे यहाँ विमेन ग्रुप्स में देखें, इवन कनाडा में भी कांस्टेंट इशू यही आ रहा है कि शादी को 10-15 साल हो गए हैं, नाउ देयर आर किड्स, और हस्बैंड वैल्यू नहीं कर रहा, और व्हाट शुड वी डू। और फिर हमारे शेल्टर होम्स इतने भरे हुए हैं इधर लेडीज से कि, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स चलो ऑप्शन तो है कम से कम कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो लेडीज के लिए है जगह इधर, और वन आफ्टर द अदर खोल रहे हैं, इसीलिए कि देयर आर वे टू मेनी वुमेन दैट दे कैन राइट। अकोमोडेट, इतनी है नहीं है जगह। तो अब ये है कि उन्होंने चॉइस एक दे दी है ना, कि जहाँ पे अब जिसने अपने आप को खुद भी बिल्ड नहीं किया, औरत ने, कोई और उसके पास मीन्स भी नहीं है, तो वो कहाँ जाए फिर। अगर फिर हम लोग तो सबर सबर ही करते रहते हैं, लेकिन ये कि देयर शुड बी ऑप्शंस, तो वो इधर क्रिएट तो कर रहे हैं लोग, लेकिन यही बात है कि औरतें बहुत बुरी तरह से फंस जाती हैं। हम्म हम्म। और सब्र भी असल में आपके फैसले के नतीजे में वजूद में आता है जी। यानी देखें, मैंने अब ये फैसला कर लिया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ हो जाएंगी, ये खुदा की तरफ से हो जाएंगी। मैं उस पर वावेला करूँगा या नहीं करूँगा, ये मेरा फैसला है। मैं सब्र का फैसला करता हूँ। आई डिसाइड टू बी पेशेंट। और जब मैं ये सिर्फ इतनी बात मेरी मेरी मैं कोई ना तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि औरतों को ये करना चाहिए, ना ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्या करना दूसरा करना चाहिए। ऑल दैट आई एम सजेस्टिंग इज चेंज आवर लैंग्वेज टूवर्ड्स एम्पावरमेंट। इसके नतीजे में एम्पावरमेंट वजूद में आने लग पड़ेगी। ये बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, डेफिनेटली। ठीक है। थैंक यू। ये मोस्ट वेलकम जी। जी हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। शुमाइला आपका हैंड रेज्ड है, हमने नोट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थैंक यू आप जी। पहले हैंड रेज कर दीजिएगा, हम आपको मौका दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोई साहब, थैंक यू बहुत एवरीवन। शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।